हेलो गाइस, मैं हूँ हिमांशी। और कल मैंने पढ़ा था एनसीईआरटी का 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। उसका नाम था क्या, कब, कहाँ और कैसे। उसमें मैंने पढ़ा था नर्मदा नदी, सुलेमार और किरतरा पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, विंध्य पहाड़ियाँ, सिंधु नदियाँ और उसकी सहायक नदियाँ, गंगा और उसकी सहायक नदियाँ। और उसके बाद हमने पढ़ा था देश का नाम, अभिलेख। उपमहाद्वीप बोले तो कैसा रहता है मैं बता सकती हूँ। आसपास का एरिया, मतलब वो बता सकते हैं म्यांमार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान। जो भूमिगत जगह से बॉर्डर लाइन पे लगा है ना, वो उसे कहते थे। भोजन का इंतजाम करने के विधि के आधार पर उन्हें इस सब नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पहाड़, पेड़ों, पौधों की अनगिनत प्रजातियां मिलती है। इसीलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। लेकिन ये सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज भाग सकते हैं, और बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। जानवरों के शिकार, चिड़िया या मछलियाँ पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता है। पेड़ पौधे से खाना जुटाने के लिए यह जानना जरूरी होता है कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य होते हैं, क्योंकि कई तरीके के पौधे विषैली, मतलब विष से भरे, साथ ही फलों के पकने के समय की जानकारी भी जरूरी होती है। ऐसे समुदाय में रहने वाले बच्चों के ज्ञान और गुणों का वर्णन करो। क्या तुमसे ऐसे गुण के और ज्ञान है? शिकारी और खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। वो है पहला कारण यह है कि अगर वे एक जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पे जाना पड़ता। ये हुआ पहला कारण। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हरिन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। ये हुई दूसरी बात। तीसरा कारण, यहाँ के पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा है, पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियाँ और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए हमें ऐसे झीलों और नदियों के किनारे ऐसे लोगों के सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। इसके अलावा लोग अपने नाते, रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने की भी जाया करते होंगे। यहाँ यह स्मरण रखना है ज़रूरी है कि ये सभी लोग पैदल यात्रा ही करते थे। मैं बता सकती हूँ आपको कि अगर आप महाराष्ट्र का इलाका देख सकते हैं, मतलब महाराष्ट्र स्टेट है, वहाँ पे ज़्यादा सूखा पड़ता है। और यूपी, उत्तराखंड ऐसे इलाकों में देख सकते हैं आप कि वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे नदियाँ ज़्यादा है जो हिमाचल से आती है। तो बर्फ़ ये होने के बाद वो आती है, और वहाँ पे 12 ही महीने वहाँ पे पानी की ये रहती है। लेकिन महाराष्ट्र में वैसा नहीं होता है। वहाँ पे कैसा होता है कि ना, जब बारिश आती है तभी पानी होता है। मतलब दो अपोजिट साइड्स देख सकते हैं आप यहाँ पे। और उसी वजह से गंगा के किनारे बहुत सारी बस्तियाँ या फिर इलाका ऐसा है कि जहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं, मतलब जहाँ पे नदियाँ ज़्यादा भरी रहती है, वहाँ पे लोग रहना प्रेफर ज़्यादा करते हैं। तो आगे देखते हैं, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। पुरातत्वविदों के कुछ ऐसी वस्तु मिली है जिनका
निर्माण और उपयोग शिकारी खाद्य संग्राहक के किया करते थे। यह संभव है कि लोग अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हैं। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। ऊपर देख सकते हैं आप कि अलग अलग तरीके के पत्थर हमने देखे यहाँ पे। अलग अलग तरीके से उसके डिज़ाइंस है, मतलब कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। उसके हिसाब से मतलब ज़रूरत के हिसाब से हमने ये पत्थर देख सकते हैं आप यहाँ पे देखिए, ये नुकीले पत्थर है, ये बड़े पत्थर है, ऐसा। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों के छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियाँ या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजार से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। मतलब हम देखते कि इकट्ठा रहने से कुछ नहीं होता, लेकिन हम अगर हम जंगल में जाते हैं तो हमें फायर लगाना ही पड़ता है, आग। उसके वजह से हमें लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती है। मतलब जंगली जानवर हमारे पास न आने के लिए वो ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए राइट साइड पे पत्थर से बने औजार। ये पत्थरों से बने प्राचीनतम औजार है ऊपर की ओर। इन्हें कई हजार साल बाद बनाया गया है। यदि इन्हें और बाद में बनाया गया है, लगभग 10,000 साल पहले बनाया गया है, और ये गुटी का प्राकृतिक पत्थर है। ये दोनों हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए और ये एक देखिए, ये बड़ा वाला पत्थर है और ये नुकीला पत्थर है। बाएं बाएं देखिए, यहाँ पे बाएं जो है इंसान के खाने योग्य जड़ों के खोदने के लिए किया जाता था, और दाएं जानवरों की खाल से बने वस्त्रों के को मिलने के लिए को सिलने के लिए किया जाता था। मतलब देखिए हम पत्थर मूल रहते हैं, जो सब्जियां रहती है, मतलब हम देख सकते हैं कि ना आलू के लिए हमें खुदाई करनी पड़ती है, तो वो खुदाई करके वो निकाल निकाल रहे हैं यहाँ से। और ये सिलाई कर रहे हैं, मतलब नुकीली चीज़ों से सिलाई कर रहे हैं। मतलब हम देख सकते हैं ये नुकीली चीज़ है, यहाँ पे देखिए ये सारी नुकीली चीज़ है। इसका उपयोग हम वो वस्त्रों को सिलने के लिए किया करते थे, मतलब खाल निकालने के बाद उसे एक तरीके से पूरा एक साथ करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 निकालिए या फिर एटलस का हमारा मैप निकालिए। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल है जहाँ पर आंखें तक खाद्य संग्रह के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आंखें तक मतलब शिकारी खाद्य संग्रह रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गुने चुने स्थान ही चिन्हित किया गया है। कई पुरास्थल नदियाँ और झीलों के किनारे पाए गए। आप देख सकते हैं ये मैप है हमारा, और यहाँ पे लिखा है पूरा पाषाणिक पुरास्थल त्रिकोण में है, नवपाषाणिक पुरास्थल ब्लू कलर में है, महापाषाणिक पुरास्थल ग्रीन, और आरंभिक गांव और आधुनिक नगर। हमें मैप समझने के लिए पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आपको मैं बताना चाहूँगी मैं कैसे मैप को हैंडल करती हूँ। मतलब आपको इजी लग रहा है तो आप कर सकते हैं। ये नर्मदा नदी देख रहे हैं आप, वहाँ पे विंध्य पहाड़ियाँ है, पर्वत, और उसमें पिछली बार मैंने क्लास 1 में बताया था कि वहाँ से जो निकलती है विंध्याचल पर्वत की रेखाएं, वहाँ से जो एरिया डिवाइड होता है वो साउथ और नॉर्थ का है, मतलब दक्षिण और उत्तर भारत को डिवाइड करता है। मतलब ये जो ऊपर का एरिया है ये विंध्याचल समझ लीजिए, ये विंध्याचल पर्वत है। यहाँ का है जो नॉर्थ एरिया है, और यहाँ का है साउथ एरिया है। ओके, दूसरी बात ये, एक मिनट, गलती से हो गया। ये है जो
महाराष्ट्र है वहाँ एक नागपुर शहर पड़ता है जो बराबर सेंटर में है, इंडिया के मैप के सेंटर में। वहाँ पे हम डिवाइड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए गोदावरी नदी के ऊपर थोड़ा सा हम समझ लेते हैं यहाँ पे है नागपुर, और यहाँ से जाला है विंध्याचल पर्वत। ओके, तो हमने ये डिवाइड कर लिया। ओके, यहाँ पे तो यहाँ हो गया हमारा गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे हो गया यूपी, मिनट, यहाँ पे हो गया यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और उसके बाद वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, गोवा और कर्नाटक। ये हो गए हमारे डिवाइड करके। तो इसके आगे हम देखते कि कहाँ कहाँ क्या मिलता है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि किस कैसे डिवाइड करना है। पुराना पाषाणिक पूरा स्थल से देखना है हमें, या फिर हमें स्टेट वाइज देखना है। मतलब आपको जो इजी रहेगा वो आप देख सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं नॉर्थ साइड। तो मैंने बताया था कि यहाँ से देखते हैं, ये पूरा नॉर्थ एरिया है, ऐसे समझ लीजिएगा। और उसके ऊपर हम देखते हैं, फर्स्ट है पूरा पाषाणिक पुरास्थल। तो उसमें है पहला है भीमबेटका। उसकी खासियत है वहाँ पे पेंटिंग मिलती है। वहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग मिलती है जहाँ पे ज़िंदगी के बारे पता चलता है कि वो कहाँ कैसे लोग वहाँ पे रहा करते थे, कैसे लोग वहाँ पे अपनी कलाएं दिखाई करते थे, उसके बारे में। उसके पास भीमबेटका की एक है कि वो नदी के किनारे है। मतलब आप देख सकते हैं कि लोग कौन से भी यह का एरिया है वो ज़्यादातर नदियों के किनारे में बसा है, नर्मदा नदी के किनारे है वो। दूसरा है हुंसकी, मतलब ये हुंसकी है कर्नाटक में, ये देख सकते हैं। कर्नाटक राज्य के शोरापुर तालुका में ये आता है। आप मैप में देख सकते हैं, आपके यहाँ पे कर्नाटक है महाराष्ट्र के नीचे, वहाँ पे। और वहाँ पे चूना पत्थर औजार मिलते हैं वहाँ पे। मतलब जिस उसके आगे है कुरनाल गुफाएं, ये भी देख सकते हैं। वहाँ पे ग्राहक के अवशेष मिलते हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ना यहाँ पे आग की शोध, मतलब नहीं कि सर्च हुआ था आग का। मतलब देखिए कि ना कुछ जलाया होगा, मतलब आग का उपयोग किया होगा, पत्थर से पत्थर टकरा के वो आग निर्माण की होगी, जो भक्षी प्राणियों से बचने के लिए हमने ये आग का उपयोग किया होगा। और खाने का भी ऐसे बोल सकते हैं कि खाने का भी यहाँ पे कच्चा मांस से पक्का मांस करके खाना भी शुरुआत एक कुरनाल गुफाएं में है। ये हमारा आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश में यहाँ पे होता है। ओके, तो आगे देखते हैं नवपाषाण पुरास्थल। पहली बात तो ये नवपाषाण दाज, आप यहाँ से देख सकते हैं आसाम में, राइट साइड में मैम में दाउचली हेडिंग, ये आसाम में है, ब्रह्मपुत्रा वैली के यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा वैली है आसाम की घाटी में, म्यांमार के और चीन के रास्ते में ये होती है। मतलब हम यहाँ से निकलते हैं अगर, तो म्यांमार और चीन का जो एरिया है ना हमारा, वहाँ जाने के लिए हमें दाओजली हेडिंग के यहाँ से जाना पड़ता है। और यहाँ पर खरल और मुसल जैसे पाषाण और एक जियाइडिट पत्थर मिलता है। जियाइडिट पत्थर कैसा होता है, लकड़ी से बना होता है। मतलब लकड़ी बाद में तो इसका मतलब गलने के बाद या फिर नहीं का बहुत कड़क, मतलब हार्ड हो जाता है, तो ये और इसका पत्थर बन जाता है। और उसी समय इस पर सिलबट्टा भी मिला हुआ था यहाँ पे दाऊचली हेडिंग पे। तो आगे देखते हैं बुर्ज होम। आगे ऊपर आ सकते हैं आप,
वहाँ पे जम्मू कश्मीर के एरिया में देख सकते हैं कि बुर्ज होम है यहाँ पे। ये जम्मू कश्मीर के एरिया में वर्तमान कश्मीर वो कहा जाता है। यह अभी वर्तमान कश्मीर में है। यहाँ लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। उतरने को सीढ़ियाँ होती है। मौसम के अनुसार घरों की बनावट होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा बर्फीला एरिया बोल सकते हैं हम। यहाँ पे पूरा बर्फीला इलाका होता है। जब हमें चाहिए अगर कि बर्फ़ पड़ती है तो वो अंदर जाके खाना पका सकते हैं, और अगर गर्मियाँ हो तो मतलब गर्मियाँ हो तो बाहर आके वो खाना पका सकते हैं। ऐसे इनकी घर की रचनाएं होती थी। तो चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे मेहरमगढ़ मेहर मेहरगढ़ मेहर सॉरी मेहरगढ़ है। ये आधुनिक पाकिस्तान में है। अभी लगभग 7,000 साल पहले यहाँ कपास उगाया गया था पहली बार, और यहीं पर गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी के अवशेष मिले हैं। यहाँ के घर ऐसे थे कि चौकर आकार के थे, मतलब आकार आयताकार। आयताकार होता है ना ऐसा घर, उसी आकार के थे। और उसके साथ ये घरों के अवशेष भी मिले हैं कि जैसे मतलब ऐसे चौकर, यहाँ पे चौकर, यहाँ पे चौकर, यहाँ पे चौकर, ऐसा मिला के एक होता है। और इस एरिया में वो रहते थे, या फिर इस एरिया में खाना धान रखते थे। उनका भंडार भंडार रहता था। और मृत्यु उनका एक मानना था कि वो कब्र में मिली है यहाँ पे। मतलब जो मेहरगढ़ है यहाँ पे कब्र के अवशेष मिले हैं। वहाँ पे कैसा रहता है कि वहाँ पे कब्र ज़मीन के नीचे जो इंसान है उनको गड्ढा खोद के वहाँ पे मरे हुए लोगों को रखा जाता था, उसके साथ उनके दफनाया जाता था मतलब। और उनके साथ ज़रूरी चीज़ें वहाँ पे दी रखी जाती थी, मतलब अनाज रखा जाता था, बकरियाँ, गहने, और बहुत कुछ ऐसे चीज़ें थी जो ज़रूरत होती है वो। क्योंकि उनको ऐसा लगता कि मृत्यु के बाद भी कई जीवन होते हैं जो इसमें हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। और इसके बाद हम देख सकते हैं एमपी में, यहाँ देख सकते हैं यूपी में कोल्ड कोल्डेड हवा, वह यूपी में है वह एक्चुअली। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आएंगे, यहाँ यूपी है। यहाँ पे है कोल्डी हवा। वहाँ चावल उगते हैं, यूपी में है वहाँ पे। उसके नीचे ही आप पास में देख सकते हैं महागढ़ा। ये सोन नदी के पास है। आपको अगर अटलास में देखेंगे आप तो यहाँ के उसके पास सोन नदी आपको मिलेगी। गंगा नदी, सोन नदी और चंबल नदी के पास ये है। और यहाँ पे मवेशी खुरों के निशान है, खुरों के निशान मिलेगा, और मवेशी आपको यहाँ पे मिलेगा। और उसके बाद हम चलते हैं ऊपर। गंगा नदी है यहाँ पे राइट साइड पे। यहाँ पे चिरंदा है बिहार, वहाँ पे हरे चने, जौ, भैंस, बैल, उसके निशान मिले हैं हमें। और उसके नीचे आते हैं हुल्लूर, यहाँ पे है कर्नाटक में। हुल्लूर है, वहाँ पे ज्वार और बाजरा मिली है। उसके बाद हम आते हैं तमिलनाडु में, यहाँ राइट साइड पे पेयमपल्ली, ये तमिलनाडु में है। उस और एपी आंध्र प्रदेश के पास, वहाँ पे मतलब ये बॉर्डर है ना ऐसा, उसी लाइन में है ये ब्रह्मगिरी पर्वत के पास। यहाँ पे कर्नाटक में महापाषाणकालीन पुरास्थल मिले हैं ब्रह्मगिरी में। और पेयमपल्ली में के पास काला चना हमें मिला है। यहाँ पे ये दोनों है, ब्रह्मगिरी, पेयमपल्ली, ये दोनों चीज़ें। और पेयमपल्ली है जो नवपाषाणिक पुरास्थल है, और ब्रह्मगिरी है महापाषाणिक पुरास्थल है। उसके बाद हम देखेंगे महापाषाणिक पुरास्थल आदिचनल्लूर। यहाँ पे हमें मिला है महापाषाणिक पुरास्थल में, केरल में है ये। और उसके बाद हम आगे ऊपर की ओर देखेंगे महाराष्ट्र की ओर। यह है इनाम गांव, ये आरंभिक गांव है, गोदावरी नदी के नज़दीक है ये। और उसके बाद हम देखेंगे
पाटणे है इनाम गांव के पास ही वहाँ पे महाराष्ट्र में शुतुरमुर्ग के अंडे मिले थे पूरा पाषाणिक काल में। यहाँ पे ये महाराष्ट्र है, इसमें यहाँ पे। उसके बाद हम देखेंगे आधुनिक नगर है मुंबई, यह है मुंबई। दूसरा है कलकत्ता, ये वेस्ट बंगाल में आता है कलकत्ता। ओके, तो हम हाँ आगे देखते हैं। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके, जहां लोग पत्थरों से औजार बनाते थे। उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते थे। हमें उन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आमतौर पर हमें ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे भीमबेटका है। आधुनिक मध्य प्रदेश आवासीय पुरास्थल उन्हें कहते हैं जहाँ लोग रहा करते थे। इनमें गुफाएं और कंदराओं जैसे वे स्थल होते हैं जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ऐसी प्राकृतिक गुफाओं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलते हैं जहाँ नर्मदा घाटी के पास है। मतलब आप देख सकते हैं कि ना, जो ये उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे ये सारे लोग, तो वहाँ का हवा मतलब जलवायु कैसे होगी? मतलब अभी की जलवायु है वो अलग है जो अभी रहने के लायक है, लेकिन पहले 2 लाख साल पहले मतलब कैसी हो सकती है? मतलब वहाँ का मतलब पत्थर बहुत सारे, या फिर वहाँ के नदियाँ मतलब ज़्यादा बहती होंगी। अभी हमारे यहाँ पे हिमालय का थोड़ा पानी ये हो गया है, उसकी वजह से हमें थोड़ा पानी मिल रहा है, लेकिन तब पता नहीं क्या हो रहा होगा। तो आगे देखते हैं पुरास्थल। पुरास्थल उस स्थानों को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसे वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए थे। ये जमीन के ऊपर अंदर, कभी कभी समुंदर और नदी के तल में भी मिल जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में पता चलेगा। इससे पहले हम बोलते हैं कि नहीं, क्या अगर हमें कुछ खुदाई चल रही होगी हमारे यहाँ पे, तो अचानक से हमें मिट्टी के बर्तन मिलते हैं या फिर कुछ और चीज़ें मिलती है, या फिर नदियों में से कभी हम विहार करने जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें कुछ अलग चीज़ मिलती है जो हमें यहाँ पे उसका पता चलता है कि ये पुरानी चीज़ें हैं। पाषाण और औजारों का निर्माण। पाषाण उपकरणों को प्राय 2 तरीकों से बनाया जाता था। पहला, पत्थर से पत्थर का टकराना, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता है उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथौड़ा जैसे इस्तेमाल होता था। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक शल्क निकाले जाते हैं जब तक वांछित आकार वाला उपकरण न बन जाए। मतलब आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं यहाँ पे पाषाण उपकरण कैसे बनाए जाते थे। इसके लिए अपनाई गई 2 तकनीक में से एक यहाँ दर्शाई गई है। बताओ ये कौन सी तकनीक है? ये एक पर एक ऐसे खटखटा रहा है कि एक हथौड़े का उपयोग हो रहा है, ये फर्स्ट वाला है। और दूसरा है, दूसरे तरीकों को दबाव शल्क तकनीक कहा जाता है।
इसमें क्रोड़ को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है और इस क्रोड़ पर हड्डी या पत्थर रखकर उसे हथौड़े नुमा पत्थर से शल्क निकाले जाते हैं, जिससे वंचित उपकरण बनाए जाते हैं। आग की खोज। मानचित्र 2 में कुरनाल गुफा ढूंढो, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब ये है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। तो हम मैप में देखते हैं कि कुरनाल की गुफा है, आंध्र प्रदेश मैंने बताया हुआ था यहाँ पे। ओके, बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हरिन, बारहसिंगा, भेड़ बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तभी लोगों को इन जानवरों को पकड़ कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो। साथ ही इस काल में मछली का भी भोजन महत्वपूर्ण स्रोत बनाया गया है। मतलब हम देख सकते कि अगर हमने हरिन के पीछे भागे शिकार करने के लिए, वो लोग उन्होंने देखा कि उसके साथ अलग अलग प्राणी हैं, मतलब बकरी है, गाय है, भेड़ है, कुत्ता है। इन सब जानवरों के साथ वो रहने लगे, मतलब वो हिंस्र नहीं है, मतलब ज़्यादा कुछ इंसानों को कुछ करते नहीं है। तो उन्होंने उनका व्यवहार देखते उनको संभालना चालू किया। फिर उसके बाद उनके प्रजनन का समय उनको पता चला कि इतने दिनों बाद इनका बर्थ होता है, इतने दिनों बाद ये, और इसके साथ उनको पता चला कि इनका दूध निकलता है, मतलब खा भी सकते हैं इसको। और दूसरी बात, मछली का भी भोजन, मतलब हम अभी भी देख सकते हैं कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में अभी भी मछली का सेवन ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे साइड में समुंदर है ना, उसकी वजह से। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाएं, पुरुष और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। मतलब आप उपमहाद्वीप का देख सकते हैं, मतलब लोग यहाँ से वहाँ जाते थे, मतलब अफगानिस्तान, ईरान, उसके बाद चीन या तिब्बत, म्यांमार, श्रीलंका, ऐसी जगह पे जाते थे, तो वहाँ के लोग यहाँ आते थे। तो जहाँ पे जो उगता है वो उनको यहाँ से वहाँ ले जा सकते थे, और या मतलब गिर गया नीचे तो वहीं पे वो धान उग जाता था, तो उनकी वजह से उनको पता भी चल जाए गया होगा कि यहाँ पे हमारा धान उगता है, इसका अलग कितना महीना लगता है आने के लिए। नाम और तिथियाँ। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे थे, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल के वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्द पूरा और यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पूरा स्थल से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताया है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास के लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित है। मतलब सबसे ज़्यादा इसी काल में लोग आए हुए हैं। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुठ लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते हैं।
अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होता होगा? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, उसमें हमें पता चल जाए कि ये कैसे होता है। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोग इन अनाजों को खुद पैदा करने लगे लिया होगा और वहीं पे वो बस गए होंगे। मतलब एक आप देख सकते हैं कि एक अनाज उगने के लिए 6 से 7 महीने तो लगते ही है। तो उनको पता चल गया होगा कि एक फसल उगने में 6 महीने तो लग रहे होंगे, तो हम एक ही जगह पे हो सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम शैल चित्रकला। इनमें इससे हमें क्या पता चलता है? आप इस एरिया में देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में एक इंसान है जो हरिन के पीछे भाग रहा है। तो वहाँ के मतलब आप देख सकते हैं उस काल में पत्थर पे चित्रकला करने का नया तरीका हमने देखा है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ के दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिलते हैं। इनमें से जंगली जानवरों का भी बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। आपको पता होगा कि ना महाराष्ट्र में अजिंठा लेनी करके है, वहाँ पे ये मतलब शैल चित्र जैसा है जहाँ पे पत्थर पे गुफा में चित्र बनाए गए हुए। कौन क्या करता था? हमने पढ़ा कि आरंभिक लोग शिकार तथा फल मूल का संग्रह किया करते थे। वे पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे। क्या हमें कोई ऐसी साक्ष्य मिलती है जिनसे पता चले कि महिलाएं शिकार करती थी या फिर पुरुष औजार बनाते थे या फिर महिला चित्रकारी करती थी और पुरुष फूल मूल इकट्ठा करते थे? वास्तव में हमें इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन दो बातें हो सकती है। महिला और पुरुष दोनों ने मिलकर कई काम साथ किया होगा। यह संभव भी है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करती थी और कुछ केवल पुरुष। इसके अलावा उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी रही होगी। मतलब आप देख सकते हैं कि ना शिकार पे जाना ये पुरुष करते होंगे और दूसरी बात स्त्री है जो फसल उगाने का काम कर सकती है या फिर घर संभालने का, घर में कुछ खाना वगैरह पे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फसल का काम पुरुष करते होंगे और महिलाएं शिकार करने के लिए बाहर जाती होगी। भारत में शुतुरमुर्ग, मैंने पहले भी बताया था, महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल में शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। और भारत में पुरान पाषाण युग के दौरान ही शुतुरमुर्ग होते थे। इनके कुछ छिलकों पर चित्रकन भी मिलता है। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। हुंसकी का सूक्ष्म निरीक्षण। हमने मैप में देखा है कि हुंसकी कहाँ पे है। हुंसकी है कर्नाटक में और यहाँ पे चूना पत्थर के औजार मिले हैं। यहाँ पे आप एटलस निकाल के देख सकते हैं। हुंसकी वहाँ पे चूना पत्थर के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर युग के कई पुरास्थल मिले थे। कुछ पुरास्थलों से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले हैं कई प्रकार औजार मिले थे। ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। कुछ छोटे पुरास्थलों में औजारों भी के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इनमें से कुछ पुरास्थल झरनों के निकट थे। अधिकांश औजार चूना पत्थर से बनाए थे। ओके, हम अब देखते हैं अन्यत्र में। अपना एटलस निकालिए, एटलस उसमें या फिर मैप, वर्ल्ड मैप निकालिए। वहाँ पे देख सकते हैं ये चित्र है फ्रांस की गुफा का है। और यूरोप देख सकते हैं, उसकी उसके आजू बाजू के कंट्री देख सकते हैं। यूरोप में फ्रांस है वहाँ पे, और उसके आजू बाजू का पहले ओशन देखिए। कौन सा ओशन कहाँ पे है? राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, ऊपर नीचे, या फिर कंट्री कौन सी है, उसके पास में कौन सी है, उसके बगल में कौन सी आती है, किसके साथ बाउंड्री वाटर के साथ मिलती है, किसकी ज़मीन के साथ जुड़ी हुई है। ये सब आप देख लीजिए एक बार और फिर आगे चलते हैं। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर,
बारहसिंगा और स्वर को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों के लोहे, अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। यह देख सकते हैं हम कि दो गाय है, जो उसका पत्थर है जो चारकोल से बनाया हुआ है और अलग अलग कलर से बनाया हुआ है। बहुत ही उम्दा तरीके से हमने इसको बनाया हुआ है लोगों ने। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अभी हमने फ्रांस के बारे में देखा और वहाँ की गुफा की गई चित्रकारी के बारे में, और उसके साथ आपने देखा होगा कि कंट्री और ओशन। उसके साथ आगे हम बढ़ते हैं विभिन्न प्रकार के भोजन भारत के बारे में। आज हमें अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा उगाई गई फसलें और पाले गए पशुओं से मिलता है। भिन्न भिन्न फसलों से को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे धान की खेती के लिए गेहूँ या जौ की तुलना से ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। इसलिए हम देखते हैं कि किसान विशेष फसल विशेष क्षेत्रों में वही उगाते हैं। यही नहीं, पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ या बकरी अधिक सहजतापूर्वक जीवित रह सकते हैं। पर जैसे कि हमने देखा, स्त्री पुरुष ने अपने भोजन का उत्पादन हमेशा नहीं किया है। अभी आपने देखा कि अलग वातावरण में, जलवायु में अलग तरीके से होता है। मतलब देख सकते हैं आप कि गेहूँ नॉर्थ में ज़्यादा आता है और कपास है जो महाराष्ट्र में आता है। मतलब जलवायु, ज़मीन, मिट्टी ये ज़्यादा मैटर करती है किसी भी चीज़ में। मतलब उगने के लिए, कोई भी फसल उगने के लिए यहाँ की जलवायु, मिट्टी, पानी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि समुद्र का पानी हमें फसल उगाने के लिए नहीं होता है और हमें कंपलसरी नदियों का पानी लगता है। वैसे ही खेती और पशुपालन की शुरुआत हमने देखा कि सारी जलवायु है वो 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु हमें बहुत ही बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी थी। तो दुनिया की जलवायु बदलती रहती है। साथ ही लोग जिन वनस्पति और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे वे भी बदलते रहे। लोग का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे कि खाने योग्य वनस्पतियाँ कहाँ कहाँ मिल सकती है, बीज कैसे अपने ठंडल से उठ उठ कर गिरते हैं, गिरे बीजों का अंकुरन और उनसे पौधों का निकलना आदि। इसी तरह उन्होंने पौधों को देखभाल करने की शुरू कर दी होंगी। चिड़िया और जानवरों से पौधों की सुरक्षा भी की होगी ताकि ठीक से बढ़ सके और उनके बीज बढ़ सके। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। उसके बाद इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे बसने की प्रक्रिया लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने के बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह भी है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों को लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने का संभव कम हो। यही नहीं कि लोग उन्हें पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने, चावल, अनाज पैदा होते हैं। साथ ही जिनके मजबूत ठंडले अनाज के पक्के दानों पर के भार से को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीज को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उन्हें उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा
कृषि के लिए जो अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधे से धीरे धीरे भिन्न होते हैं। मिसाल के तौर पर एक जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवर के दांत सींग के छोटे होते हैं। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पालतू जानवर का है और ये जंगली जानवर। इन दोनों हालातों को देख सकते हैं आप। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही है। यही करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भी भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाए गए सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि ऐसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने के लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवर और चिड़िया से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत बहुत से काम वो करना पड़ता था। अनाज का भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाके में लोगों ने फीट के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रहण वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग होते होंगे? जवाब का कारण बताए। पहले तो बात, मुझे तो पता है कि ये सब होता है। मतलब हमारे यहाँ पे, मतलब नानी के यहाँ पे मैं जाती थी तब वहाँ पे ऐसे बर्तन होते थे जो ऐसा उसमें था और उस पे ऐसा ढक्कन होता था उसमें। तो उसमें हम पानी भर कर रखते थे और उसमें वो पानी बहुत ठंडा होता था वहाँ पे। और उसमें हम क्या करते थे कि हम तरबूज लाकर उसमें रखा करते थे तो वो ठंडा हो जाता था। तो उसमें मैंने देखा था कि पहले उसमें पानी के बर्तन में ही हम, बाद में दादी के यहाँ पे घर के नीचे, मतलब ऐसा हमारा घर है यहाँ पे, तो उसके इधर के एरिया में नीचे ऐसे बर्तन था जो पत्थर का, उसमें हम चावल या फिर गेहूँ जमा के रखा करते थे यहाँ पे, उसमें ऐसे बोल सकते हैं। और उसके बाद मतलब नहीं, क्या वहाँ पे जमा करके रखते थे और उसके वजह से वो हमारा अनाज बहुत दिनों तक वहाँ पे रह सकता था। अनाज के उपयोग बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के रूप में हो सकता है। आगे, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों में हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। मैं आपको बता सकती हूँ, हमारे यहाँ पे मीट और ये बताया गया है कि जानवरों से, मतलब भेड़ बकरी या फिर मुर्गियों से हमें नॉनवेज मिलता है, लेकिन दूध भी मिलता है। तो दूध हमें कितना इम्पोर्टेंट है हम बता सकते कि बचपन से लेकर अभी तक हम दूध का इतना उपयोग करते हैं। मतलब कुछ मिठाई हो या फिर कुछ बनाना हो तो दूध का यूज़ हम ज़्यादा करते हैं। मैं एक ऐसे ही कोरियन एपिसोड देख रही थी, उसमें उस लड़के ने कहा था कि वहाँ पे ज़्यादा दूध का उपयोग किया नहीं जाता जितना भारत में, मतलब भारत से कंपेयर कर रहे थे। इंडिया में जो इतना दूध का चीज़ें खाई जाती है वो किसी और दुनिया में, मतलब कोई किसी और जगह पे, मतलब कोरिया में बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता था। कभी कभार दूध का यूज़ होता है, ऐसे मैंने देखा है। आओ आरंभिक कृषि और पशुपालकों के बारे में पता करते हैं। नीले वर्ग में हमने देखा था उस बिंदु, उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्ववादों को शुरुआती कृषिकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे महाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं।
वास्तव में यह निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियां के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज कई दानों के अवशेष है। ऐसा लगता है कि गलती से ये फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों पर पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती होगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियां की भी पहचान कर सकते हैं। नीचे तालिका में तुम जान सकते हो कि कहाँ अनाजों और पालतू जानवरों की हड्डियां अवशेष मिली है। तो मैंने पहले भी बताया आपको पूरा स्थल और ये कहाँ हड्डियां मिलती हैं मैप में देखकर। फिर से आपको बता देती हूँ, पाकिस्तान के और ईरान के बीच में जो बॉर्डर है वहाँ पे मेहरगढ़ आता है। गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी होते हैं यहाँ पे। कोल्डी डवा आधुनिक उत्तर प्रदेश। चावल, जानवरों की हड्डियाँ, टुकड़े महागड़ा उत्तर प्रदेश। चावल, मवेशी, मिट्टी के खेरों के निशान यहाँ पे पाए गए हैं। उसके बाद है गुफ्रकाल आधुनिक कश्मीर। ये गेहूँ दलहन बुर्जों बुर्जोहम भी बताया आधुनिक कश्मीर है। चिरंदा आधुनिक बिहार में, यहाँ पे हरे चने मिले हैं। हुल्लूर आधुनिक आंध्र प्रदेश। पयमपल्ली आधुनिक आंध्र प्रदेश। ज्वारा, बाजरा, मवेशी, काला चना, भेड़, सुअर यहाँ पे मिलते हैं। आगे देखते हैं स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों के कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियां और घरों के निशान मिले हैं, जिससे कि ब्रुजहोम वर्तमान कश्मीर में के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है, आगे जाके आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम में ये ज़रूरी होगा, इसलिए मैंने हाईलाइट किया है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, जिससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्ववादियों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों के स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। मतलब जब ठंड होगी तो अंदर, घर के अंदर पकाते होंगे, और जब धूप होगी तो घर के बाहर करते होंगे खाना पकाना। गर्तवास का चित्र बनाओ। आप एक गर्तवास का चित्र बना सकते हैं, मतलब आपको गूगल से मिल सकता है और उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि गर्तवास कैसा होता है। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वह औजार भी है जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती है। ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पति से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता है। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण को और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते हैं। हमने देखा होगा कि हम चक्की में आटा पीसने के लिए जाते हैं, तब भी हम देखते हैं कि इसी पत्थरों के साथ ही आटा पीसा जाता है। मतलब अभी तो अलग तरीके से बनाया जाता है, लेकिन मैंने बचपन में देखा है कि ऐसे चक्की में अलग तरीके सा मोटर होती है जिसमें वो पत्थर में करते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं नवपाषाण युग के कुछ उपकरण। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नुकीले हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और ये सारे हैं जो पत्थर है जिनसे पीसने का काम यहाँ किया जाता है। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार महत्वपूर्ण हिस्सा बने गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े के भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते हैं। हमने देखा होगा कि लखनऊ के एरिया में ज़्यादातर पत्थर के
मटकों में खाना पकाते हैं, जिससे कुछ अलग ही स्वाद आता है। अभी भी कभी कुछ अलग चीज़ बनानी होगी या फिर बिरयानी वगैरह बनानी हो तो मिट्टी के बर्तन में ही बनाते हैं, जो उसमें अलग ही स्वाद आता है उसकी वजह से। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोग हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया जा करते हैं। अन्य रीति रिवाज। पुरातत्वविद बहुत स्पष्ट रूप से इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया है, इनमें प्राय कृषक और पशुपालक समूह में रहते हैं, जिन्हें जनजाति कहते हैं। विद्वानों ने पाया है कि यह लोग कुछ ऐसे रीति रिवाजों को मानते हैं जो संभवतः पहले से ही प्रचलित रहे हैं। जनजाति। प्राय जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इस तरह के परिवारों से समूह मिलकर जनजाति का निर्माण होता है। जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन और मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते हैं। अक्सर महिलाएं खेती का सारा काम करती है। इसमें जमीन तैयार कर बीज बोने, पौधे को देखभाल करने से लेकर फसल काटने तक का काम शामिल है। बच्चे पौधों को देखभाल करते हैं और चिड़िया और जानवरों को दूर भगाते हैं ताकि वो पौधों और फसलों को नुकसान न पहुंचाए। महिलाएं फसल दाव कर अनाज कूटती पीसती है। पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते हैं, जबकि बच्चे छोटे छोटे झुंड को पढ़ाई करते हैं। यहाँ जानवरों की सफाई तथा दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। उसी तरह दोनों मिलकर बर्तन बनाना, टोकरियाँ बनने, औजार तथा झोपड़ियों बनाने का काम भी साथ साथ करते हैं। गाना, नाच और घरों की सजावट भी उनकी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता था। वे अनुभव वृद्ध व्यक्ति, नौजवान योद्धा या फिर पुरोहित हो सकते। वयस्क महिलाओं को भी उनके ज्ञान तथा अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता है। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती है। इनमें उनकी भाषाएं, संगीत, कहानियाँ तथा चित्रकारी भी शामिल है। उनके अपने देव देवता होते हैं। जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी में कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ करते हैं। इनमें गरीब और अमीर के बीच कोई खास अंतर नहीं होता। इसलिए जनजाति समाज अन्य समाजों से अन्य भिन्न होते हैं। इन अन्य समाजों के बारे में तुम आगे पढ़ेंगे। सूक्ष्म निरीक्षण। मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहर मतलब अभी के पाकिस्तान बॉर्डर पे मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ की स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ खुदाई में सबसे पहले के स्तरों से पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियाँ भी शामिल हैं। उसके बाद के स्तरों से भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ ज़्यादा मिली है। इसके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की ही हड्डियाँ मिली है। इससे ऐसा लगता है कि ये लोग मवेशियों को पालने लगते थे। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकर तथा आयताकार घरों को अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण में काम आते हैं। मतलब मैंने बताया था आपको, आयताकार घर होते थे ऐसे, उसमें से 4 जगह ऐसी होती थी। उसमें से भंडारण के लिए एक, रहने के लिए एक, खाना पकाने के लिए एक और हॉल। हम 2 BHK या फिर 4 BHK लेते थे, वैसे ही टाइप का घर होता था।
गाँवों की यह विशेषता है कि वहाँ रहने वाले अधिकांश लोग भोजन उत्पादन में लगे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के संगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों को की आस्था की है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे हो जाते हैं। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया था। संभावित इस परलोक मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। मतलब आप देख सकते हैं, ये है मृतक और ये है भेड़िया। यहाँ पे खाने की चीज़ें उसके साथ, या फिर पसंदीदा चीज़ें भी हो सकती है कि ऐसे होता है ना कि हमारी पसंदीदा कुत्ता रहता है या फिर हमारे पसंदीदा की बकरी रहती है या फिर हमें जो लग चाहिए वो चीज़ है वो। मेहरगढ़ की कब्र का चित्र, क्या तुम बकरी और कंकाल को पहचान सकते हैं? मतलब ये बकरी की कंकाल है। और उसके बाद ये इस राइट साइड में हम देख सकते हैं कि मेहरगढ़ के घर कैसे होते थे। मैंने अभी ही बताया आपको, ये टॉप व्यू है एक्चुअली। यहाँ पे है, देखिए ये भंडार घर है, ऐसे ये घर है, अच्छे तरीके से आयताकार बनाया हुआ है। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे ही दिखते हो, तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर का क्या समानता है। मतलब में ऐसे ही होता है घर, गांव के घर ऐसे ही होते हैं। दाऊचली हेडिंग, यह पूरा स्थल चीन और म्यांमार के और जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। यहाँ खर्रल और मुसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। साथ ही यहाँ से जेडाइट पत्थर भी मिला है। संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त इस पूरा स्थल से काष्ठशम अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई है के औजार और बर्तन भी मिले हैं। और एक बात बताना चाहूँगी, ये हमने देखा होगा द मम्मी मूवी में, उसमें ऐसे इंसान को गाड़ा जाता था, उनकी पसंदीदा चीज़ें जेवर, सोना चांदी या फिर जो कोई पंछी वगैरह हमें उनको प्राणी पसंद है, उनको सबको एक साथ देखा। वो इजिप्ट में जाते हैं, इजिप्ट में होता है वैसा। अन्यथा अब ये हो गया है तो आप एटलास देख सकते हैं। वहाँ पे तुर्की ढूंढे, यूरेशिया में आपको तुर्की दिखेगा, यूरोप में भी वो है इस्तांबुल, और आधी उसका स्टेट सारे, आधी कंट्री तुर्की की आशिया में मिलेंगे आपको। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कोंडिया तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रखें कि इस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था, तो लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर लाया करते थे। उपयोगी शब्द देखते हैं हम, कृषक, पशुपालक, नवपाषाण युग, बर्तन, जनजाति, गांव, घर, कब्र। और भी है आर्किटेक्ट मतलब शिकारी, खाद्य संग्राहक, पूरा स्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, लघुपाषाण, कृषक, पशुपालक, नवपाषाण युग और कब्र। आज हमने यही पढ़ा है। अगर आपको ये पसंद आए तो ज़रूर शेयर करिएगा।